हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? चौथी शिफ्ट का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है और आज हम आपको भैया थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन है वो हम करवाने वाले। कैसा हुआ पेपर? जितने जवानों से हमारी बात हुई है कि सर दिल गदगद हो गया, पेपर बहुत अच्छा हुआ। बढ़िया है भैया। कहते हैं ना, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना इस काबिल, तू खुद को बना इस काबिल कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की, लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, स्टार्ट करते हैं। कौन से कैसे प्रश्न आए हैं? पहले मैं आप सभी जवानों को एक बार जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसके प्रश्न करवा दूं, उसके बाद भैया जो फोर्थ शिफ्ट हुई है उसके प्रश्न करवा दूं। और देखिए, अगर मैं अब तक की शिफ्टों की बात करूं तो केवल दो शिफ्ट ऐसी मेरे सामने आई थी जिसमें करंट जीके के प्रश्न है वो काफी लेवल के आ गए थे। तो उन शिफ्टों का जीके है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा बच्चों के लिए। बाकी तो मेरे प्यारे भाई आराम से आप लोग अपना अच्छा स्कोर है वो एग्जाम में कर सकते हो। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे भाई। लेकिन वही है, अगर किसी शिफ्ट आपको अच्छी मिलती है तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाएगा। बाकी शिफ्टें तो अब देखिए जो आ रही है ना, ये वाकई में बहुत ज्यादा नॉर्मल आ रही है। अब बच्चों को ये घबराहटी है कि कहीं सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम ना हो जाए हमारे, क्योंकि आप लोग आरटीआई के थ्रू अपना रिजल्ट निकलाओगे ना तो वहां लिखा रहेगा नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड, है ना मेरे प्यारे भाई। आपको ऐसा लगे कि यार मेरा स्कोर तो 45 में सही करके आया था लेकिन एग्जाम में आरटीआई में स्कोर कम कैसे बता रहा है, और वहां लिखा गया ना नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड, तो समझ जाना भैया दाल में कुछ काला है। ठीक है जी। चलो आ जाओ मेरे प्यारे जवानों। पहले ध्यान रखना है, मैं आपको कराने वाला हूं थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न करवा देता हूं, है ना। थर्ड शिफ्ट के जीके के जो क्वेश्चन है वो पहले हम कर लेते हैं एक बार। और देखिए जिनका आगे एग्जाम है, जिनका आगे एग्जाम है, आप सभी इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना। यहां से प्रश्न जरूर रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। और दूसरी बात ये कि इनसे संबंधित ही प्रश्न आ रहा है। अभी जैसे पिछले शिफ्ट में प्रश्न आया भैया नौसेना किसकी सुरक्षा करती है, अभी पूछ लिया भैया जो अपनी आर्मी भारतीय भूभाग की सुरक्षा करती है इसके बारे में पूछ लिया। आगे अभी वायुसेना वाला प्रश्न आ सकता है जो हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करती है। संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो थर्ड शिफ्ट में जीके के कैसे प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? 44वें 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? हटा दिया गया, ये प्रश्न मेरे प्यारे भाई पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने ठीक बताया है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मेरे प्यारे भाई आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व है वो किसने किया मेरे प्यारे भाई? दांडी मार्च का नेतृत्व है वो मेरे राजा किसने किया? दांडी मार्च का नेतृत्व है वो किसने किया? 1930 में हुई थी दांडी मार्च, आपको पता है भैया। का आंसर क्या हो जाएगा जी? महात्मा गांधी जी। एक प्रश्न देखिए यहां से कंफर्म आ रहा है,
जैसे आपका चाहे दांडी मार्च है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, साइमन कमीशन है, असहयोग आंदोलन है, चोरा चोरी कांड है ना। यहां से प्रश्न कंफर्म आ रहा है, रोलेक्ट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न तो मिल ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत ने ऑपरेशन कैक्टस भारत ने ऑपरेशन कैक्टस किस देश के लिए चलाया गया? किस देश के लिए चलाया गया? तो बताओ मेरे प्यारे जवानों, भारत ने ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया था। ये मालदीव के तख्ता पलट को रोकने के लिए। ये भी रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, ये पहले भी आ चुका है। लाला लाजपत राय ने किसका विरोध किया? ये प्रश्न पूछा गया है। लाला लाला लाजपत राय ने किसका विरोध किया? ये प्रश्न आया है। किसका किसका विरोध किया? तो आप कहोगे सर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का याद रखना है। और इसी विरोध में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज द्वारा मेरे प्यारे भाई इनकी मृत्यु करवा दी थी, आप सभी को ध्यान होगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला किस मुख्य रूप कैसी पर्वतमाला? एक ऐसा प्रश्न आया था आपका। अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला किस मुख्य रूप से कैसी पर्वतमाला है? यानी अरावली पर्वतमाला के बारे में पूछा था, तो ये प्राचीनतम रूप से मेरे प्यारे भाई एक वलित पर्वतमाला है, आपको ध्यान रखना है, वलित। और ये ऑप्शन में आया था। इसके अलावा देखिए, ये अवशिष्ट पर्वत भी है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ऑप्शन में है वो वलित था, तो ये आपका ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, देखिए प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न है, वो हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। भारतीय संविधान की भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है। व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंधुत्व। बंधुत्व है ये इसका मेरे प्यारे भाई राइट जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये थर्ड शिफ्ट के प्रश्न हम कर रहे हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आया है मेरे राजा, भारत में सर्वाधिक चक्रवाती वर्षा किस तट से होती है, कि किस तट पर होती है? इस प्रकार का एक प्रश्न था। भारत में सर्वाधिक चक्रवाती वर्षा किस तट पर होती है? इस प्रकार का एक प्रश्न था। इसका आंसर ऑप्शन में था कोरोमंडल तट, तो ये आपका ठीक हो जाए, कोरोमंडल तट, ध्यान रखना। ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट और पढ़ के जाना मेरे प्यारे भाई, यहां से प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर।
इसके अलावा कल किस किस का एग्जाम है और कौन कौन सी शिफ्ट में है, एक बार बताना मेरे प्यारे भाई। और एग्जाम होते ही है ना, तुरंत आप लोग प्रश्न बता दिया करो ताकि हम फटाफट सॉल्यूशन करवा पाए। आगे देखिए, भारतीय नौसेना का व्यवसायिक प्रमुख पूछा है। भारतीय नौसेना का, भारतीय नौसेना का पेशेवर, पेशेवर या मेरे प्यारे भाई व्यवसायिक प्रमुख, एक ही बात है। तो कौन होता है मेरे प्यारे भाई नौसेना का? आप कहोगे जी नौसेना प्रमुख हो जाएगा। नौसेना प्रमुख हो जाएगा, ध्यान रखना। और भारतीय सशस्त्र बलों का जैसे अगर औपचारिक प्रमुख पूछे ना, औपचारिक प्रमुख, तो राष्ट्रपति होता है। और पेशेवर या व्यवसायिक प्रमुख कौन होता है? जैसे अगर नेवी का पूछेगा नौसेना प्रमुख, आर्मी का पूछेगा जनरल हो जाएगा, वायुसेना का पूछेगा एयर चीफ मार्शल हो जाएगा, और औपचारिक प्रमुख अगर आपको पूछे तो वो ध्यान रखना राष्ट्रपति होता है। क्लियर है जी? चलिए आगे देखो मेरे प्यारे जवानों, आगे प्रश्न आया है आपका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास। देखिए करंट जीके के हर शिफ्ट में दो तीन प्रश्न आ रहे हैं, और जिन्होंने करंट जीके बढ़िया पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत है। और बच्चा करंट जीके आर्मी वाला बहुत कम पढ़ता है कि यार एक दो प्रश्नों की बात है। विश्व सतत विकास, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जिसे इंग्लिश में WSDS भी कहते हैं, 2026 है ये बाबू भैया, कहां हुआ? 2026 कहां हुआ? तो मेरी जिस बच्चे से बात हुई ना, वो इसमें तुक्का लगा के आया था भैया दिल्ली, और उसका दिल्ली का ये तुक्का एकदम ठीक बैठ गया है। बधाई हो, आपका तुक्का सही हुआ। चलिए इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है भारतीय बैडमिंटन स्टार, और ये तुक्का भी शायद उसका ठीक बैठा है। भारतीय बैडमिंटन स्टार की नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से बढ़िया से लगा के आओ। और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड प्रश्न आए और भारत में आपको पूछे ना, तो मोस्टली दिल्ली लगा दिया करो आप लोग, ये ठीक हो जाता है। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन 2026 में, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा था भाई, 2026 में कौन से खेल में, कौन से खेल में उप विजेता रहे? उप विजेता रहे। देखो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, एक दो प्रश्न वो जानबूझ के गलत करवा रहा है, उसे पता है अगर मैं यहाँ क्रिकेट का प्रश्न पूछूंगा, ओलंपिक का प्रश्न पूछूंगा, तो बच्चा सही कर देगा कि क्रिकेट लवर है वो मेरे प्यारे भाई इस दुनिया में ज्यादा है, उनको भी पता है, इसीलिए वो बैडमिंटन है या और दूसरे खेल है उनके प्रश्न डालता है, ताकि बच्चा आराम से इसको गलत कर दे। तो यहां होगा इसका आंसर मेरे प्यारे भाई, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, चैंपियनशिप ध्यान रखना। अब ये आप ऑप्शन की सहायता से इसको कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग है वो लगाना है। कैसे? भैया लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, तो सीधी सी बात है वो बैडमिंटन ही खेलेंगे, टेनिस का खेल थोड़ी खेलेंगे भैया, कोई टेनिस का टूर्नामेंट उसके अंदर थोड़ी हारेंगे, वो बैडमिंटन में ही दूसरे स्थान पे रहेंगे या पहले स्थान पे रहेंगे। तो आप इसको आराम से ठीक कर सकते हो। आगे चलिए मेरे प्यारे भाई, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बाबू? भारत का वयोवृद्ध पुरुष है वो किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी को।
दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई भाई, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है जी, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये पिछले साल भी आर्मी के एग्जाम में आया था। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये पूछा है बाबू भैया। ये ध्यान रखना, आज की तीसरी शिफ्ट के प्रश्न है। चौथी शिफ्ट के अब कराऊंगा मैं आपको जीके के। सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये हो जाएगी आपकी बैरन द्वीप। ये हो जाएगी मेरे प्यारे प्रभु बैरन द्वीप, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए शाबाश। अब आगे देखिए, जिनका एग्जाम है ना, पेपर का स्तर है वो अब नॉर्मल हो चुका है। सिर्फ 2 शिफ्टों के अंदर है, वो जीके के सेक्शन में करंट जीके थोड़ा अच्छा आ गया था, बाकी पेपर नॉर्मल ही आ रहे हैं। आप लोग पहले कहते थे ना कि सर हमारा लास्ट में कहीं पेपर हार्ड आएगा क्या, ये देखो लास्ट के पेपरों के बच्चों कितने आसान पेपर आ रहे हैं। नेक्स्ट आया है आपका, पाइल नाग किस राज्य से संबंधित है? पाइल नाग, पाइल नाग कौन है भैया? ये हमारे पेरा तीरंदाज है, ध्यान रखना, ये पेरा तीरंदाज है। तो पाइल नाग का संबंध है वो किस राज्य से है? का संबंध किस राज्य से है? एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर अगर किसी भी खिलाड़ी का संबंध पूछे ना, तो ज्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो पैरा जो खिलाड़ी होते हैं ना, पैरा एथलीट होते हैं, जो दिव्यांग विकलांग होते हैं, उनके प्रश्न आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो पायल नाग की हम बात करें तो ये उड़ीसा राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है मेरे प्यारे भाई। चलिए, एक आपका कोई 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न था, ये एग्जिट कंफर्म नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से रिलेटेड प्रश्न था, और इसमें आपको पता है हमारे संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द है वो जोड़े गए मेरे प्यारे भाई। तो मैं लिख देता हूं, जिनका आगे एग्जाम है ध्यान रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी लिखा आता है, और अखंडता, ये शब्द है वो मेरे प्यारे भाई इसमें जोड़े गए थे। तो ये तो हो गया आपका कौन सी शिफ्ट का रिव्यू हुआ है जी, आज की जो 3rd शिफ्ट है ना उसके जीके के प्रश्न। अब आ जाओ मैं 4th शिफ्ट के जीके के प्रश्न करवा दूं, आप लोग एक बार देखना कि इन दोनों का जो लेवल है उसमें जीके हार्ड है या लगभग सेम ही है। मुझे तो सेम ही लग रहा है, और एग्जामिनर सेम रखेगा तभी उन्हें फायदा है, वरना नॉर्मलाइजेशन में बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे वो। अब आ जाओ मेरे प्यारे प्रभु, आज की जो 4th शिफ्ट है, 4 जुलाई की जो 4th शिफ्ट है, उसमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं वो आपके कौन से हैं, और उसके बाद हम साइंस के प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? लीजिए, थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कौन सी वनस्पति पाई जाती है? बताओ, मैराथन में फोटो लगा लगा के ये सारे समझा रखे हैं मैंने। थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? आप कहोगे सर कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। चलिए ठीक है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ठीक है जी। आगे देखिए, भारत की भूभाग की रक्षा कौन करती है? बताओ, भारत में भूभाग की रक्षा, भूभाग, भूभाग की रक्षा कौन सी सेना करती है? कौन सी करती है भैया? हम्म, आप कहोगे सर हमारी आर्मी करती है मेरे प्यारे भाई।
भारतीय थल सेना करती है, इंडियन आर्मी। पूरी दुनिया हमारी फौज को लोहा मानती है, और जिसकी तैयारी आप सभी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ऐ वर्दी, तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। ऐ वर्दी, तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। हजारों हुए शहीद और लाखों तैयार बैठे हैं, लाखों तैयार बैठे। तो ये हमारी सेना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना। और नौसेना है वो समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, वायुसेना हवाई क्षेत्र की जो सीमाएं हैं बाबू भैया उनकी रक्षा करती है। आप सभी को ध्यान रखना है जी। आगे चलिए। अनुच्छेद 19 का संबंध है ये पूछा है। देखिए मैंने आपको कहा था ना, मौलिक अधिकारों के आर्टिकल पढ़ के जाओ। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व इस बार नहीं आए हैं। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों से प्रश्न आ रहे हैं। अनुच्छेद 19 का संबंध है वो मेरे प्यारे भाई किससे है, तो इसमें लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी मेरे प्यारे भाई। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है। शहर का प्रथम नागरिक है ये कौन होता है मेरे प्यारे भाई? शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? अब देखो भैया, मुझे एक बात याद आई, मैं बताना भूल गया आपको, के लिए मैं माफी चाहता हूं। ये जो पेपर मेरे प्यारे भाई मुझे जिन जवानों ने बताया है वो अलवर एआरओ के बच्चे थे। एक का नाम तो है मेरे प्यारे भाई नितेश यादव, और दोनों के 45 प्लस ठीक है। नितेश यादव, एक का नाम है जी राहुल राजपूत। राहुल राजपूत इन्होंने बताया है, और इनका पेपर में जो स्कोर है ना, दोनों का 45 प्लस है, और ये अपने सिलेक्शन बैच के स्टूडेंट है। लेकिन इन दोनों में से एक का ये प्रश्न गलत है और एक का सही है। एक का गलत है, एक का सही है। दोनों इसमें कंफ्यूज थे। एक ने इसका आंसर अलग दिया, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन के अंदर आपको मेयर या महापौर मिला होगा, वो ठीक होगा। यहां एक दोस्त तो करके आया है नगर आयुक्त, जो कि गलत है। पहले मुझे भी लगा यार ठीक होगा, लेकिन उसके बाद मैंने इस पर डिस्कस किया, तो या तो इसका देखिए ऑप्शन में आपको मेयर, और मेयर था इसमें ऑप्शन में, या फिर महापौर। और इसमें कंफ्यूज वो इसलिए हुए कि सर नगर निगम का प्रमुख होता है ये, तो इस हिसाब से वो थोड़े कंफ्यूज हो। तो ध्यान रखना, किसी भी शहर का प्रथम नागरिक है ना वो मेयर होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक, और शहर का प्रथम होता है मेयर या महापौर। ठीक है जी। तो यहां जिस भाई का गलत हुआ है उसके लिए हमें दुख है, हमें खेद है। हम आपको दुख बिल्कुल भी ना देना चाहते थे भैया, लेकिन ये सही है। चलिए, फिर भी आप लोगों का 45 प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया से फिजिकल को फोड़ो। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा टीले कहां पाए जाते हैं? ये लो भैया, सबसे ज्यादा टीले, टीले यानी टीबे, टीबा टीबा। देखो मैराथन में मैंने एक मारवाड़ी में बोला था कि भैया हमारे राजस्थान में बोलते हैं इनको टीबा। जो आंधियां वगैरह आती है ना, तो रेत इकट्ठा हो जाती है, टीबे बन जाते हैं ना, टीला बन जाता है। ये पूछा है भैया सबसे ज्यादा टीले कहां पाए जाते हैं? मरुस्थलीय इलाकों में मिलेंगे। ऑप्शन है थार मरुस्थल है, द्वीप है, तो यहां आपका मरुस्थल इज राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा टीले कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मरुस्थल मेरे प्यारे भाई। मरुस्थल में आप लोगों ने देखा होगा टीले यानी टीबा इधर ही मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है जी मेरे प्यारे भाई, आ जाओ आगे देखो। राजस्थान में खूब मिल जाएंगे आपको टीले या टीबे। नेक्स्ट है, ये लो भैया, आज देखो
आर्मी के ऑफिशियल ओरिजिनल पेपर में एक प्रश्न गलत छप गया है, गलत छप गया है। आप लोग कई बार बोलते हो ना यार सर, आपके टेस्ट में भी कई बार एक प्रश्न है उसका आंसर गलत आ गया, नीचे थ्योरी में तो सही लिखा हुआ है। गलती इंसान से होती। आज मेरे प्यारे भाई आर्मी वालों से भी गलती हो गई। जिन्होंने इस पेपर को बनाया है वो एक ऑप्शन में किसी चीज डालना भूल गए, हालांकि वो मानेंगे उसी को राइट आंसर। देखो प्रश्न था मेरे प्यारे भाई, अखंडता, अखंडता, संप्रभुता, संप्रभुता व एकता, व एकता हमारे संविधान के किस भाग में है? हमारे संविधान के किस भाग में है? अब आप सभी कहोगे यार सर भाग तो हमने 22 पढ़ रखे हैं, ससुरा किसी भी भाग में हमने ये नहीं पढ़ा। इस प्रश्न को देखो एग्जामिनर ने किस प्रकार घुमाया है। अखंडता, संप्रभुता और एकता, ये हमारे संविधान के अंदर जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना बाबू भैया, उसमें जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है ना वो यही है कि प्रत्येक नागरिक को अखंडता, संप्रभुता और एकता बनाए रखना है। ये अपना मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? आप कहोगे सर भाग भाग 4 क में है। लेकिन यहां मेरे प्यारे भाई हमारी इन दोनों भाइयों से बात हुई, इन्होंने कहा कि सर ऑप्शन में भाग 4 तो दे रखा था, इसके अलावा भाग 2 दे रखा था, भाग 16 दे रखा था, लेकिन भाग 4 क नहीं दे रखा था। और फिर इनको जानबूझ के ये आंसर लगाना पड़ा भैया भाग 4, क्योंकि यहां ऑप्शन में वो भी 4 क डालना है, वो भूल गए थे। तो या तो हो सकता है वो लोग जब चेक करेंगे तो इसका आंसर ये मानेंगे, अन्यथा हो सकता है कि ये सभी का सही हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उनको बोनस देना पड़े बच्चों को, ये त्रुटि उनकी ओर से है। ठीक है जी, चलिए। और अगर मैं हम आर्टिकल की बात करें कि सर ये कौन से अनुच्छेद में है, अगर हम आर्टिकल की बात करें कौन से अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना है तो हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A(c) के अंदर है, ये बात लिखी हुई है, याद रखना है आप सभी। आगे चलिए मेरे प्यारे राजा, नेक्स्ट प्रश्न है जी, पंजाब का शेर किसे कहते हैं बताओ मेरे प्यारे मेरे प्यारे जवानों। पंजाब का शेर यानी पंजाब केसरी की बात हो रही है, पंजाब का शेर है, ये किसे कहा जाता है? किसे कहा, बताओ भाई, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे जवानों? किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नरम दलीय समूह का प्रमुख सदस्य आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नरम दलीय समूह का देखो, गरम दल में तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक वगैरह वो थे भैया, लाल बाल पाल। नरम दलीय समूह का जो प्रमुख सदस्य है, तो यहां ऑप्शन दे रखे थे। एक ऑप्शन जैसे आपका लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, ऐसे ऑप्शन थे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले है वो मेरे प्यारे जवान, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सी नीति अपनाई? असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सी नीति है वो बाबू भैया अपनाई? कौन सी नीति
अपनाई? असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सी नीति है वो मेरे प्यारे भाई अपनाई? अब ऑप्शन था जैसे गुप्त कमेटी, अहिंसक विरोध, हिंसा के प्रति अपनी रुचि, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन थे। तो यहां अहिंसक अहिंसक विरोध ये आपका राइट आंसर हो जाए। अहिंसक नीति है वो इन्होंने अपनाई थी। आप लोग असहयोग आंदोलन पढ़ते हो तब पढ़ाया भी जाता है। और देखो एक शिफ्ट में प्रश्न आया असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? गांधी जी थे। यहां इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग पूछ लिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। हाँ जी सर, मेरा 9 तारीख को एग्जाम है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, बढ़िया है, बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे देखिएगा, अब इसके अंदर जैसे 2 प्रश्न है वो करंट जीके के हैं, तो वो 2 नहीं 3 प्रश्न है इसमें। ठीक है जी, 3 प्रश्न है, देखिए कौन से हैं। तो यहां बच्चे को परेशानी हो रही है। करंट जीके में देखिए प्रश्न है मेरे प्यारे भाई शैलेश कुमार 2026 में शैलेश कुमार ने 2026 में पुरुष हाई T63 स्वर्ण पदक किस गेम में जीता? स्वर्ण पदक किस गेम में जीता? किस गेम में जीता मेरे प्यारे प्रभु? तो ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका विश्व। और अभी देखो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो खिलाड़ी जिनका पूछ रहे हैं ना, सारे आपके पैरा एथलीट खिलाड़ी है। विश्व पैरा एथलेटिक्स विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये मेरे प्यारे प्रभु इसका राइट जवाब है, वो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलो। नेक्स्ट है CSIR। इसका देखो पूरा नाम होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है वो इसका पूरा नाम होता है। CSIR के तहत जो स्मार्ट गांव के रूप में, जो स्मार्ट गांव के रूप में कुशनपुर गांव किस राज्य में है? कुशनपुर गांव किस राज्य में है? और इस प्रकार के प्रश्न देखो एग्जामिनर जानबूझ के डालता है ताकि कोई बच्चा 50 के 50 ना लगा के आए, कि 2-4 प्रश्न तो गलत करवाए ना, अन्यथा कल कोई कह देगा भैया आपने क्या पेपर बनाए, बच्चे तो 50 के 50 ठोक के आ गए। तो ये जो गांव है ना ये आपका उड़ीसा में है। तो यहाँ जो उड़ीसा वाले बच्चे हैं उनके लिए तो फ्री फोकट का हो गया, लेकिन दूसरे राज्य वाले बच्चों को नहीं पता कि ये गांव कहाँ है। अभी यहाँ कुशीनगर का पूछते तो बच्चे यूपी आराम से लगा के आ जाते है ना। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य मेला किस राज्य में मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में लगा है आपका। राष्ट्रीय आरोग्य मेला किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया मेरे प्यारे भाई महाराष्ट्र में। कहा मनाया गया सर? महाराष्ट्र में मनाया गया। तो ये चौथी शिफ्ट के जीके के प्रश्न भी कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट के मेरे प्यारे भाई जो 2 प्रश्न है, हो सकता है इन 2 करंट जीके के प्रश्नों ने बच्चों को परेशान किया होगा।
बाकी तो मेरे प्यारे भाई आराम से हल्का पेपर है, कोई भी इसको एकदम फोड़ सकता है, फाड़ सकता है। सही कहा ना हमने? चलिए, एक सेकंड। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों। अब है वो, हम बात कर लेते हैं जी साइंस के प्रश्न। थर्ड शिफ्ट के कौन से और फोर्थ शिफ्ट के? चलो पहले मैं एक बार थर्ड शिफ्ट के करवा देता हूं आपको साइंस के प्रश्न, के बाद हम फोर्थ शिफ्ट के करेंगे मेरे प्यारे भाई। आ जाओ। ला 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 ला। आ जाओ भैया, पहले हम बात कर लेते हैं 4 जून की जो थर्ड शिफ्ट है ना मेरे प्यारे भाई। थर्ड शिफ्ट के जो साइंस के क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं जी। आ जाओ भाई। इधर वाले हैं ना ये? यश गुरु क्या अभी पहुंचे नहीं है, अभी रात को 10 बजे पहुंचते हैं वो, और सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे भाई। देखो, द्रव वस्तुएं जो स्थान घेरती है उसे क्या कहा जाता है? द्रव वस्तुएं जो स्थान घेरती है, वो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आयतन मेरे प्यारे भाई। उसे क्या कहेंगे मेरे राजा? उसे आयतन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर मेरा कल थर्ड शिफ्ट में है। अच्छा भाई, बढ़िया है, इनको पढ़ के जाना आराम से। और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको समझ समझ के करना है, उनमें थोड़ी सी अच्छी बुद्धि लगाना, आराम से शांत माइंड से प्रश्न आराम से हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल पेपर आ रहा है, आपके सामने है। तेल में लंबी लाइन क्या दर्शाती है? तेल में लंबी लाइन, लंबी लाइन क्या दर्शाती है? लंबी लाइन क्या दर्शाती है मेरे राजा? तेल में तो ये धनात्मक टर्मिनल दर्शाती है। धनात्मक टर्मिनल आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अपच को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? अपच, अरे कब्जी वगैरह तो नहीं रहती किसी? हाँ, देखो मेरे प्यारे भाई, मानव शरीर में, मानव शरीर में अपच को पूरा करने के लिए, अपच को अपच को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? अपच को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? बताओ मेरे प्यारे जवानों, क्या खाना चाहिए? बताएंगे सभी जवान। अपच को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? फल खाओ मेरे प्यारे भाई, ताजा ताजा फल खाओ, फ्रूट खाओ, इसके अलावा सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ। ठीक है, चलिए आगे चलो। आमाशय में जीवाणुओं को मारने में शाही कमल कौन सा है भैया? आमाशय में, आमाशय में जीवाणुओं को मारने में शाहिक अमल है, वो आपको बताना है। शाहिक अमल अभी चौथी शिफ्ट का भी करेंगे, धैर्य बनाए रखो आप लोग। HCl, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल मेरे प्यारे भाई याद रखना है। चलिए आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन किए बिना, किसी वस्तु का स्थान, किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना आकार बदल सकते हैं। आकार बदल सकते हैं। तो दाब लगाकर, प्रेशर लगाकर, ध्यान रखना, दाब लगाकर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे प्रभु। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर निर्जलीकरण के रूप में किसे संतुलित रखा जाता है? शरीर के अंदर निर्जलीकरण के रूप में किसे संतुलित रखा जाता है? किसे संतुलित रखा जाता है? रखा जाता है। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स या खनिज। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पानी के साथ, पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स या खनिज मेरे प्यारे जवान, याद रखना है। चलिए देखो यहां तक सभी जवान, फटाफट सभी प्यारे प्यारे जवान है वो देखेंगे, के बाद आगे चलते हैं। चलिए एक देखो, एक बच्चे ने मैसेज किया है, एक जीके का मेरे प्यारे भाई प्रश्न अपनी फोर्थ शिफ्ट के अंदर है वो मिस हो गया था। कमेंट देखा है मैंने आप सभी का। फोर्थ शिफ्ट में एक जीके का प्रश्न है वो रह गया है, वो लिखिए आप लोग। सिंपल सा प्रश्न है वो आपका पूछा गया है, और ये प्रश्न है, नौसेना दिवस किस घटना के कारण मनाया जाता है? इस प्रकार का एक प्रश्न है वो लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नौसेना दिवस किस घटना के कारण मनाया जाता है? इस लैंग्वेज में प्रश्न था मेरे प्यारे भाई। वैसे इस प्रश्न की लैंग्वेज एग्जामिनर को सही लिखना चाहिए कि नौसेना दिवस आप सभी को पता है 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, हमारी नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था और कराची बंदरगाह को मेरे प्यारे भाई एकदम नस्ते नाबूद किया था। की खुशी के अंदर वो सफल हमारा ऑपरेशन हुआ था, और उसी खुशी में हम लोग 4 दिसंबर को मेरे प्यारे भाई नौसेना दिवस है वो मनाते हैं। यहां आप सभी को ध्यान रखना है 1971, या तो इसका आएगा जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट के सफल के बाद, या आएगा जैसे 1971 भारत पाकिस्तान से रिलेटेड ही आपको कोई ऑप्शन है वो मिलेगा, भारत पाकिस्तान। या फिर हो जाएगा आपका जैसे हम लोगों ने मेरे प्यारे भाई, या ऐसे हो जाएगा 1971 में ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल के उपलक्ष्य में, याद रखना है। ठीक है, क्या ऑप्शन में आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1971 में
जो कराची के लिए हम लोगों ने ये ऑपरेशन चलाया था उससे संबंधित आ जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन है वो अलग दे रखे थे। चलिए, तो एक ये प्रश्न था आपका, ध्यान रखना। यहां ये होना चाहिए, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, ये प्रश्न होना चाहिए। कि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नौसेना की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 में, और बच्चे 26 जनवरी लगा के आते हैं। लेकिन 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता भैया नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को हमारी सेना ने, मेरे प्यारे भाई, दुश्मन की छाती को छलनी किया था। बहुत सारे हमारे बहादुर जवान जो इस देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए मेरे प्यारे भाई, उनकी शहादत को नमन हम करते हैं मेरे प्यारे भाई। और यही दिन है जिस दिन मेरे प्यारे भाई पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई थी। इस खुशी में हम लोग मनाते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारे जो साइंस के प्रश्न थे वहां पर हम चलते हैं। आगे और कौन से प्रश्न आए हैं देखो, साइंस के और कौन से हैं। हमारा शरीर क्या उत्सर्जित, क्या लिखा हुआ है, हमारे शरीर, ओके। प्रश्न है देखिए, हमारा शरीर क्या लिखा हुआ है देखना है। हाँ, ये है, हमारा शरीर कौन सा अपशिष्ट उत्सर्जित नहीं करता, उत्सर्जित नहीं करता मेरे प्यारे भाई। हमारा शरीर कौन सा अपशिष्ट उत्सर्जित नहीं करता? इसमें देखिए वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, और अगर मैं आपको बताऊं भैया क्या क्या उत्सर्जित नहीं करता, कौन सा अपशिष्ट उत्सर्जित नहीं करता, तो पसीना। 4 ऑप्शन, अच्छा ये 4 ऑप्शन है क्या? पसीना एक ऑप्शन दे दिया, मूत्र तो ऑप्शन लगा के लिखो ना फिर मैं। एक ऑप्शन है पसीना, आप लोग बताना, देखते हैं कितना तेज हो आप लोग। एक हो गया मूत्र, नहीं करता ये बताना है लाला, ध्यान रखना, नहीं करता मूत्र। इसके अलावा हार्मोन, और इसके अलावा है CO2। तो बताओ भाई क्या इसका आंसर दोगे? बताओ मेरे प्यारे जवानों, आप लोगों को देना है भाई। पसीना तो उत्सर्जित करते हैं, मूत्र भी करते हैं, इन दोनों में से बताओ। बच्चा यहां कंफ्यूज, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या उत्सर्जित नहीं करता? मैं आपके आंसर देख रहा हूं, बताओ मुझे, बताओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे प्रभु। हाँ जी, ओके। अरे क्या बात है यार, आंसर दे दिया तुम लोगों ने, दिल गदगद हो गया भाई। हम्म, डीएस गुरु से साइंस पढ़ा है तो आंसर तो दोगे ही भैया। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, गजब। आगे चलिए, आगे प्रश्न है जी, कपड़े से किसी पदार्थ, देखो ये प्रश्न है आपका, कपड़े से कपड़े से किसी पदार्थ, किसी पदार्थ, पानी शुद्ध लिखा हुआ है ऐसे, पानी, पानी को अशुद्धियों को अलग करने की विधि, कपड़े से किसी पदार्थ, पदार्थ की अशुद्धियों को अलग करने की विधि, अशुद्धियों को अलग करने की विधि, अलग करने की विधि है ना, अलग करने की विधि है वो पूछी है आपसे। तो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे जवानों, विधि बताओ। तो देखो, या तो होगा छानना, या ऑप्शन में आपको मिलेगा निस्यंदन, याद रखना है।
तो इस टाइप का प्रश्न तो देखिए हर शिफ्ट के अंदर घूम रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न आया है मेरे राजा, छोटी आंत अपने भोजन को पचाने के लिए क्या करती है? छोटी आंत अपने भोजन को अपने भोजन को अपने भोजन को पचाने के लिए क्या करती है मेरे राजा? हाँ, बताओ बताओ क्या करती है? छोटी आंत अपने भोजन को पचाने के लिए क्या करती है? इसका आंसर होगा पूर्ण पाचन करके अपशिष्ट को बड़ी आंत में भेजना। पूर्ण पाचन करके पूर्ण पाचन करके अपशिष्ट को बड़ी आंत में भेजना। बड़ी आंत में भेजना इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे चलो। शरीर में श्वसन के बाद ऑक्सीजन कितना प्रतिशत रहता है? शरीर में श्वसन के दौरान शरीर में श्वसन के दौरान कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत ऑक्सीजन रहता है? कितना प्रतिशत ऑक्सीजन रहता है मेरे प्यारे भाई? बताओ कितना प्रतिशत रहता है? अब देखो, इसमें अगर अंदर की बात हो रहा है तो रहेगा 4%। ठीक है भैया, और बाहर छोड़ने की बात हो रही है तो इसका आंसर रहेगा 17%। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व स्तर पर मापन की इकाई, विश्व स्तर पर मापन की इकाई मेरे प्यारे राजा पूछी तो वो हो जाएगी आपकी एसआई यूनिट। ध्यान रखना है एसआई यूनिट, आप सभी प्यारे जवानों को एसआई यूनिट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर यूपीएससी यूपीएससी का पेपर आया है, ये तो यूपीएससी का कहाँ आया यार, ये तो गलत बात है यार। देखो एसआई यूनिट, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एमकेएस, तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो ब्रैकेट में लिख देते हैं एमकेएस पद्धति, एक ही बात है, ये सब आपको पढ़ा रखा है। आगे चलो मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट आया है आपका छोटी आंत में विली की संरचना। छोटी आंत बड़ी आंत, इनके बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं। छोटी आंत में विली, अरे विली क्या होती है भैया? विली की संरचना, प्रश्न को पढ़िए पूरा। विली की संरचना अवशोषण में भागीदारी निभाती है। अवशोषण में भागीदारी निभाती है। भागीदारी निभाती है पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व लड़ाई में अधिवृक्क ग्रंथि को सक्रिय कौन करता है? जिसको गुस्सा आता है, रप्पा रप्पा कर दूंगा। क्रोध व
लड़ाई में, क्रोध व लड़ाई में अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि को सक्रिय, सक्रिय कौन करता है बाबू भैया? कौन करता है? मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क याद रखना है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए भैया। छोटे जीवाणु की वृद्धि के लिए रसायन है। छोटे जीवाणु की, कौन है? वृद्धि के लिए रसायन है। छोटे जीवाणु की वृद्धि के लिए रसायन है। कौन सा रसायन है मेरे जवानों, बताओ? इसका आंसर हो जाएगा जी जैविक खाद। जैविक खाद इज राइट आंसर होगा मेरे प्यारे प्रभु। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गए आपके तीसरी शिफ्ट के साइंस के प्रश्न कंप्लीट। लीजिए रिचपाल जी, और अब बात करते हैं जी चौथी शिफ्ट में साइंस के प्रश्न है। पूरे के पूरे 15 प्रश्न है भैया, देखो कौन से आए हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे फोर्थ शिफ्ट में। फोर्थ शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात करते हैं। लोहे में जंग लगने पर कौन सा रंग हो जाता है? ये लो भैया, लोहा धातु का प्रश्न आ गया है। सर ये नहीं था, अरे बाबू भैया वो तीसरी शिफ्ट के थे प्रश्न, अब मैं चौथी शिफ्ट का करा रहा हूं यार। इतनी मेहनत करके हम लोग आपके प्रयास करते हैं कि छोटा सा कमेंट आपका हमारा दिल तोड़ देता है। अगर नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, प्रश्न तो है, उसका आंसर तो सही है। चलिए, हमारी टीम भैया रात को 10-11 बजे आते हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। सुबह 5-4 बजे निकल जाते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम दिल पे आघात करने वाली बात तो ना करो यार। चलिए आगे आओ मेरे प्यारे भाई। लोहे में जंग लगने पर कौन सा रंग हो जाता है? लोहे में जंग लगने पर, लोहे में जंग लगने पर, लोहे में जंग लगने पर कौन सा रंग हो जाता है? कौन सा रंग हो जाता है? हो जाता है, कौन सा रंग हो जाता है? तो रंग कैसा हो जाएगा बाबू भैया? लाल और भूरा रंग है वो हो जाएगा, लाल भूरा रंग। याद रखना है आप सभी। ठीक है मेरे प्यारे राजा। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है? अमल की, अच्छा, अमल की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये लीजिए सवाल पूछा है मेरे प्यारे भाई। अमल की प्रवृत्ति कैसी होती? अमल की प्रवृत्ति राजा कैसी होती है? अमल है वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है मेरे राजा? खट्टा होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलो मेरे जवानों। अत्यधिक क्रोध व चिंता के कारण, ये लो भैया पिछली शिफ्ट से रिलेटेड प्रश्न ही आ गया है, देखो। अत्यधिक क्रोध व चिंता के कारण, अत्यधिक क्रोध व
अत्यधिक क्रोध व चिंता के कारण शरीर में क्या उत्पन्न होता? शरीर में क्या उत्पन्न होता है? शरीर में क्या उत्पन्न होता है बताओ। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना बात के गुस्सा आ जाता है, बिना बात की चिंता हो जाती है ना मेरे प्यारे भाई। तो कहीं ना कहीं इस ग्रंथि का विकास उनमें ज्यादा है। उनको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए रिचपाल जी। तो कोई इलाज नहीं है इसका। डीएस गुरु भी नहीं है, कोई इलाज होता तो पूछते उनको। शायद इसका कोई इलाज नहीं है जहां तक हमें पता। ये नेचुरल है भैया, प्रकृति की देन है। हाँ, एड्रीनिलीन याद रखना है। एड्रीनलिन, करो या मरो हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन, संकटग्रस्त हार्मोन है। चलो मेरे प्यारे भाई आगे देखो। और ये जब निकलता है ना भैया तो बीपी है ना वो बढ़ जाती है। आगे देखो मेरे प्यारे जवानों, मुख्य तार से जुड़े विद्युत बल्ब किस कारण खतरनाक होता है? देखेंगे। मुख्य तार से, मुख्य तार से जुड़े विद्युत विद्युत बल्ब किस कारण है? विद्युत बल्ब किस कारण खतरनाक होता है? बताओ मेरे जवानों। खतरनाक होता है। चलिए, और इसका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई विद्युत प्रवाह के कारण अत्यधिक ताप है, वो इसका राइट जवाब हो जाए। चलिए आगे देखो, जल में नमक क्या करता है भैया बताओ। अरे जवानों, जल में नमक क्या करता है? जल में, जल में नमक का होता है। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या थे भैया? घुलना, नहीं घुलना, ऐसे ऑप्शन थे। सिंपल सा प्रश्न है, बताओ आप लोग। जल में नमक क्या करता है मेरे प्यारे भाई? ओ मेरे प्यारे जवानों बताओ। जल में नमक है वो क्या काम करता है? आप कहोगे सर जल में नमक है ये घुलता है। इस प्रकार के ऑप्शन थे तो ये हो जाएगा जी घुलता है। याद रखना है आप सभी को। ठीक है जी, आगे चलिए। जेब, ये क्या है जेम? जेम क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। चलिए आगे चलो। आगे प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, जेम खराब होने को, जेम खराब, जेम की बात हो रही है यहां। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये टमाटर सॉस वगैरह आते हैं ना, उसकी बात हो रही है। लेकिन उस टमाटर सॉस वाले थैले पे लिखा रहता है एकदम फ्रेश माल है ना। ऐसा क्यों लिखते हैं एकदम फ्रेश? अच्छा, जेम खराब होने, जेम खराब होने को, होने को बचाने हेतु, बचाने हेतु किसका उपयोग होता है मेरे जवान? किसका उपयोग होता है? बताओ मेरे प्यारे जवानों। किसका प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोइक, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, इसका प्रयोग होता है मेरे प्यारे जवान। याद रखना है आप सभी जवानों को। प्लीज गिव मी स्पेशल मॉक टेस्ट। राजा, ये जो ओरिजिनल प्रश्न करवा रहे हैं ना, इतने सारे प्रश्न करवा दिए, इनको पढ़ के चले जाना। इनसे संबंधित जो टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, बैच में सब करवा रखे हैं, उनको पढ़ के चले जाओ बस। इनसे बाहर कुछ नहीं जाना फिर।
आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण का संबंध है। गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण का संबंध है द्रव्यमान। क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान। देखो इसको पर क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान। आगे क्या लिखा है? ओके, गुरुत्वाकर्षण का संबंध है, ये लिखा हुआ है यहां। द्रव्यमान पर कार्य करने वाली, हाँ, हर वस्तु मेरे प्यारे भाई जिसमें द्रव्यमान होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीडोमीटर किसमें काम करता है? बताओ मेरे प्यारे भाई। स्पीडोमीटर देखा होगा आपने, गाड़ियां वगैरह वो मापने के लिए काम में आता होगा ये। हाँ, और आप लोग देखना गाड़ी के अंदर इसमें लिखा भी रहता है उसी के अंदर, स्पीडोमीटर किस में काम करता है ना, प्रकार लिखा हुआ है ना, किसमें काम, किसमें काम करता है। तो ये किसमें काम करेगा मेरे राजा? ये करेगा किलोमीटर पर हावर में काम करेगा। जीवित जीव सही वर्णन है। लॉजिकल प्रश्न आ रहे हैं जो आपको समझ समझ के करना है। जीवित जीव सही वर्णन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मेरे प्यारे राजा, तो वहां है निरंतर वृद्धि। जीवित जीव है वो निरंतर वृद्धि करता ही रहता है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए, चुंबकीय पृथक्करण का कारण है। चुंबकीय चुंबकीय पृथक्करण का कारण है। इसका कारण क्या हो जाएगा राजा? वह पदार्थ वह पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित, वह पदार्थ चुंबक की और आकर्षक, आकर्षक या आकर्षित याद रखना है आप सभी जवानों को। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर, मैं आपके बैच और मैराथन क्लास से 40+ ठोक के आया हूँ। बहुत बढ़िया भाई। देखिए, जो पढ़ के गया है ना, तो करके आया ही है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे कुछ वीडियोस भेज देते हैं कि सर, ये मेरा दोस्त है, ये आपसे पढ़ाई नहीं और आपके बारे में ऐसा बोल रहा है ना, आप सुना। तो भैया, जो पढ़ा नहीं वो कुछ भी बोलो ना यार, उससे अपन को क्या ही मतलब है। आप लोग पढ़े हो, आप हमारे लिए अच्छा बोल रहे हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी जो पढ़ा है उसको पता है, सारी चीजें पढ़ा रखी है। पौधों में वायु का कार्य, पौधों में वायु का कार्य, पौधों में वायु का कार्य है तो बीजों का फटना। क्या हो जाएगा भैया? बीजों का फटना, याद रखना है, बीजों का फटना। चलिए, अभिलंब व परावर्तित के बीच कोण पूछा है मेरे प्यारे भाई। अभिलंब व परावर्तित के बीच कौन है, ये पूछा है मेरे राजा। ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए, जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता क्यों होती है? जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए वायु की
आवश्यकता क्यों होती है? तो ध्यान रखना क्यों रहती है भैया? शोषण हेतु रहती है, सीधी सी बात है। सिंपल सा प्रश्न है भाई, मेरे 37 की राइट बढ़िया है यार। जिनके 30 प्लस ठीक है ना, मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ह्यूमस, ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस का निर्माण है ये पूछा है, क्या अपघटक? अपघटक। और ये क्या लिखा हुआ है एक? में क्या होगा इसका? इन हेलिक्सन। में इसका अंतः शोषण, अंतः शोषण। ये मतलब किसके कारण होता है? में क्या होता है? एक इस प्रकार का प्रश्न में हो जाएगा भैया, वक्ष का फूलना। वक्ष का फूलना। चलिए, तो ये आपके 15 प्रश्न भैया साइंस के भी हो चुके हैं। चलिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तो नॉर्मल ही पेपर है मेरे प्यारे भाई। क्या स्कोर आप सभी का हुआ? आप सभी जवान मुझे जरूर बताओ यार, कितना हुआ? फटाफट बताओ। जिनका आगे एग्जाम हुआ, एक बार बताना कैसा हुआ पेपर। जिनका आगे एग्जाम है उनको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अच्छा, ओके। चलिए, तो मैथ वाले सर है वो दूसरे स्टूडियो से कनेक्ट होंगे, यहाँ अभी वो स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए हैं। कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आएगा क्या? ओके, एक छोटा सा 30 सेकंड का एक बर्फिंग, क्या मतलब बफरिंग होगा। ओके, 30 सेकंड का एक बफरिंग होगा, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। वो दूसरे स्टूडियो से कनेक्ट होंगे, अभी यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। आप 30 सेकंड का धैर्य बनाए रखें। जिनका आगे एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। कर हर मैदान फतेह, जीत आपकी होगी मेरे प्यारे भाई। थैंक यू, जय हिंद। और एक चीज और बताना यार, कल किस किस का एग्जाम है, ये सेशन पूरा होने के बाद कौन से ट्रेड में है आपका, कौन से ट्रेड का एग्जाम है और कौन सी शिफ्ट में है। और एक चीज का और आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के भैया, पेपर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि भैया अपना स्वार्थ होने के बाद दुनियादारी जाए भाड़ में, थोड़ा अपने आगे वाले जो बड़े भाई है ना उनके लिए भी सोचना यार। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो फटाफट आप लोगों को क्या करना है, हमारे जो आर्मी स्टडी के हेल्पलाइन नंबर है उन पर आपको पेपर भेज देना है, जितने प्रश्न आपको याद है। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर करना है, हर एक बच्चा ध्यान रखेगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। क्योंकि बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि सर हम घर जाके भेज देंगे। घर जाके भेजोगे तो भैया हम उस टाइम सॉल्यूशन कैसे करवा पाएंगे? ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, जय हिंद। 30 सेकंड का एक बफरिंग आएगा, उसके बाद मैथ्स का पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, दोनों शिफ्टों का। हाँ, अब कीजिए। हेलो, नमस्कार, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप सभी? बढ़िया है। चलिए, थोड़ा आज अलग स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, थर्ड शिफ्ट को जो है डिस्कस करेंगे, है ना। पहला सवाल आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे भाई। एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि, उसके बाद 33% की कमी की गई, तो वह परसेंटेज प्रभाव, प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ा, ये मेरे प्यारे भाई पूछा था। देखिए, इट इज वेरी ट्रिमेंडियस क्वेश्चन। आप मस्त ये कहेंगे कि कोई संख्या 100 थी, फिर 50% बढ़ी 150/100, फिर 33% घटी है सर। अगर 33% घटी है तो आप यहाँ पे कहेंगे सर 100 में से 33 घटाइए सर। देखिए, 50% की वृद्धि हुई थी आपके पास, और मेरे प्यारे भाई 33% की कमी। ये मेरे प्यारे बच्चों थर्ड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, अगर 100 में से 33 घटाएं 67 रहता है, 67 अपॉन मेरे प्यारे बच्चे 100। बोलो यस सर।
तो भैया यहाँ से आप एक सिंपल सी गणित को देखेंगे सर, ये 2 जीरो 2 जीरो, और फिर आपके पास यहाँ से कैलकुलेशन का पोर्शन है, 0 0 कट गया, 15 गुणा 67/10। क्या सर पहले कोई संख्या आपके पास 100 थी, पहले कोई संख्या जो थी वो 100 थी, अब संख्या जो है मेरे प्यारे भाई क्या है आपके पास, अब संख्या आपके पास 15 इंटू 67/10। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे 15 7 105 का 5, 10 कैरी फॉरवर्ड, 15 6 90 और 10 आपके पास 100/10, तो ये 100.5 हुआ। ये सवाल आया था मेरे प्यारे भाई, यही लैंग्वेज थी। अब इसमें कहा कि प्रतिशत क्या पड़ा सर, तो सर 100 था, अब जो है वो 100.5 रहा, यानी सर प्रतिशत वृद्धि हुई है, और प्रतिशत वृद्धि मेरे प्यारे भाई कितने की हुई है, 0.5 की हुई है। प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई है, 0.5 की हुई है। बोलो यस सर। अब एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो आपके पास 3:5 है। ये दोस्तों थर्ड शिफ्ट है, ये कौन सी शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट। ठीक है, बार बार आप फोर्थ शिफ्ट का लिख रहे हो, फोर्थ शिफ्ट भी करवाएंगे, पहले थर्ड शिफ्ट को कर लेते हैं। इनका जो योगफल था मेरे प्यारे भाई वो दे रखा था आपको 64। तो दोस्तों यहां से 3x प्लस 5x बराबर 64 रहा, यानी 8x बराबर 64, यानी x बराबर कितना रहा लाडले 8। अब प्रश्न में कहा गया मेरे प्यारे भाई वे संख्याएं आपसे पूछी गई है लाडले। तो भैया यहाँ पे वे संख्याएं आपके पास 3 इंटू 8, 8 3 24, और 5 इंटू 8, 8 5 40। तो वे संख्याएं 24 और क्या रही, 40 रही। 24 और क्या रही, 40। वे संख्याएं क्या रही, 24 व 40 रही। बोलो यस सर। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, √144 -3 + 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कई लोग बोलेंगे सर इसमें ए पूछा था मान लो, तो ए बराबर ये रहा, अगर बी पूछा तो ये रहा, तो डिपेंड करता है पूछा क्या गया था। जैसा आप मुझे प्यारे 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 बच्चों भेजते हो वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। 144 मेरे प्यारे भाई 12 का -3 + 16 रहा। बोलो यस सर। अभी आप क्या देखेंगे, 16 + 12 आपके पास कितना रहा, 28, -3 मेरे प्यारे भाई ये कितना रहा, 25। कितना रहा लाडले, 25 रहा। कितना रहा भैया, 25, है ना। बहुत अच्छा सवाल एग्जामिनर ने पूछा, ठीक है बढ़िया है। यदि त्रिज्या 7 है तो अर्धवर्त का परिमाप। दोस्तों अर्धवर्त ये होता है, कई लोग जो है 44 लिख के आए मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ते अगर आप तो हेमी सर्कल दे रखा है, अर्धवर्त दे रखा है। अर्धवर्त का परिमाप जो होता है ना वो πr + 2r होता है। r कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा π + 2, यानी मेरे प्यारे भाई r गुणा 36/7, ये इसका क्या रहता है, परिमाप रहता है। आपके पास इसका परिमाप जो रहता है ना मेरे भाई वो आपके पास जो इसका परिमाप रहता है मेरे भाई वो 36/7 गुणा त्रिज्या होता है। अब यहाँ पे आपके पास 36/7 गुणा r बराबर कितना है सर, 7 है। सॉरी ये हमारा परिमाप होता है दोस्तों। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको पूछा था परिमाप बताइए, जबकि त्रिज्या आपके पास कितना दे रखा था सर, 7 दे रखा था। तो 36/7 गुणा 7, यहां से मेरे प्यारे भाई 36 रहेगा सेंटीमीटर परिमाप। अगर इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई वर्त की परिधि पूछता, केवल वर्त की परिधि, कई लोग 2πr के हिसाब से करके आए हैं, बेटा वर्त की परिधि पूछी नहीं थी, वर्त की परिधि पूछी नहीं थी मेरे प्यारे भाई, अर्धवर्त की परिधि पूछी थी। तो आप यहाँ पे 2 गुणा 22/7 गुणा 7 करते सर 44 आ जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे अर्धवर्त का पूछा है तो अर्धवर्त का परिमाप ये रहता है। ध्यान रखिएगा, जिसने अगर प्रश्न दिया है, पेपर देखा है, तो उसे ये चीज पता होगी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, यस सर। फिर आपके पास 3600 रुपए की धनराशि है, वो 4320 रुपए 5% की दर से, तो समय अवधि हमको बताना था। यानी मेरे प्यारे भाई मूलधन आपके पास कितना है, मूलधन आपके पास 3600 रुपए है, और वह कितना हो जाता है लाडले, वो आपके पास 4320 रुपए होता है। समय अवधि आपको निकालना, दर 5 था। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास अगर 3600 रुपए 4320 रुपए हो रहे हैं, यानी दोस्तों 720 रुपए का आपके पास साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो समय मेरे प्यारे भाई अपने आंसर मैच करते रहिए। 7200 गुणा 100 बटा मेरे प्यारे भाई 3600,
और गुणा आपके पास कितना रहा 5। तो यहां से आप क्या देखेंगे सर, अगर इसको देखें 3600 के पाड़े से सर ये 2 बार गया और 5 के पाड़े सर ये 20 बार गया, 20 इंटू 2 कितना रहेगा 40। 40 ईयर्स इज द राइट आंसर। 40 वर्ष मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का सटीक आंसर था। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है, तो आप यहाँ पे अपना आंसर प्राप्त करेंगे डेफिनेटली। एक मिनट रुकिए, 7200 नहीं है ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिसमैच है। देखिए 3600 ये है, ये आपके पास 720 है। कितना है सर 720। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, फिर आपके पास 36 दूना 72 होता है, 20 आया। 20 में आपने 5 का भाग दिया, आपके पास 4 आएगा सर। कितना आएगा सर 4। ठीक है, 4 ईयर्स इज द राइट आंसर। हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ था। 3600 रुपए की राशि 4320 हुई। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 720 गुणा 100 बट्टा 3600 इंटू 5। ठीक है, 2 जीरो कट गया, 36 दूना 72, 20 बट्टा 5, 4 वर्ष आएगा। मैं वही सोच रहा था एक ज्यादा कैसे हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 60 रुपए की दर से कोई वस्तु खरीदी, 80 रुपए में बेची तो वह लाभ %। मेरे भाई 60 में खरीद कर अगर 80 में बेच रहे हैं ना दोस्त, ठीक है, ये आपका क्रम मूल्य है लाडले, ये आपका विक्रम मूल्य है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे सर, 20 बटा 60 गुणा 100, ये हमारे पास लाभ % होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन, लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100, लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100। तो यहां से दोस्तों आप क्या देखेंगे, 20 एकम 20, 20 तिया 60 सर, 100 में 3 का भाग देंगे, आपके पास 33 सही 1/3% रहेगा। बोलो यस सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन में कहा था 26 व 195 का एलसीएम। मेरे भाई आप लोगों ने क्या निकाला, बताओ फटाफट से आंसर। 26 व 195 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो मेरे प्यारे भाई क्या रहेगा आपका आंसर, देखिए देखते हैं सर। ऑप्शन में मेरे प्यारे भाई बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अगर आप वहां पे देखें तो वहां पे इनका एलसीएम जो था मेरे प्यारे भाई 390 था। आराम से आप क्वेश्चन को देखते तो 100% कर लेते। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना था। 390 वह संख्या है जिसमें 26 का और 195 का भाग भी जाता है सर। अगला, ए और बी के बीच साझेदारी हुई, इनका पूंजी का जो अनुपात है वो आपके पास, ए और बी के बीच पूंजी का जो रेशियो है वो 9:11 है। और इनका लाभांश जो है मेरे प्यारे भाई, लाभांश जो है ना, वो आपके पास लाभांश जो है दोस्तों, वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, कुल लाभांश जो है वो आपको दे रखा है, और वो मेरे प्यारे भाई 20,000 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 20,000। तो यहाँ पे आपके पास 9 और 11 इनको जोड़ेंगे, 9x और 11x, तो ये आपके पास 20x रहा, बराबर 20,000 है। तो x बराबर 20,000 बटा 20, ये आपके पास x बराबर 1,000 आया। बोलो यस सर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए बी का लाभांश पूछा है, बी का, ध्यान रखना पूंजी का जो रेशियो होता है ना, पूंजी का रेशियो वही मेरे प्यारे भाई आपके पास लाभांश होता है। लाभांश 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 का रेशियो होता है। दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 9 और 11, 20x बराबर कितना रहा, 20,000। यहाँ पे x बराबर कितना रहा, 1000। तो यहाँ b का मान पूछा है, तो b का मान मेरे प्यारे भाई 11 गुणा 1000 आपके पास कितना रहेगा, 11,000। कितना रहेगा लाडले, 11,000। कितना रहेगा दोस्तों, 11,000 रहेगा। बोलो यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का सवाल के प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, गुणा को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा, तो 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 24 इंटू 8 प्लस 3 है ना। तो यहां पे दोस्तों आप क्या देखेंगे, 6 भाग को गुणा 2, फिर यहाँ पे माइनस को प्लस 2 24, गुणा को सर भाग 8, प्लस को दोस्तों माइनस का 3। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास 24 में 8 का भाग दिया सर 3, 3 माइनस 3 प्लस 6 दूनी 12,
सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ओनली 12। 3 में से 3 घटाएंगे आपके पास क्या रहेगा दोस्तों, 3 में से 3 घटाने पे 0, हाँ 12 रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन थी, आप आराम से क्वेश्चन को करेंगे, दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। यही क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब एक सवाल 4 संख्याओं का, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत। देखिए दोस्तों, n प्राकृत संख्याओं का, अगर आपसे प्रथम n प्राकृत संख्या का योग पूछे दोस्त, तो योग का फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 बटा 2। और अगर आपसे औसत पूछा ओनली, तो दोस्तों n प्लस 1 बटा 2, यानी मेरे भाई n यहां पे 4 है सर, 4 प्लस 1 बटा 2, सर 5 बटा 2, 5 बटा 2, यानी दोस्तों 2.5 रहेगा। लेकिन अगर आपको लगे यस सर इस क्वेश्चन में थोड़ा कोई अलग तरीका बताइए सर, पहली 4 संख्या 1 2 3 और 4 होगी, इसका औसत चाहिए था सिंपल सा, तो आप क्या कहेंगे सर, ये तो बहुत आसान है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, सर 5 बटा 2 बराबर 2.5 रहेगा। तो आप चाहे कैसे भी करो, यहां पे फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, नहीं किए हैं फॉर्मूला याद तो भी क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, हाँ, एक दुकानदार 3 किलो चीनी किस भाव से 40 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदता बेचता, ये क्वेश्चन परफेक्ट दिया नहीं। ठीक है, हाँ, और 2 किलो चीनी 55 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदता बेचता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा कि इसका मिश्रित मूल्य क्या है या औसतन मूल्य क्या है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों 3 गुणा 40 प्लस 2 गुणा 55 बटा कितना रहा सर 5, ये औसत रहेगा सर। इतना सा सीधा सा गणित है, ये चाहे भारित औसत पूछे, है ना, मैंने आपको बताया भारित औसत पूछे या चाहे कुछ भी पूछे, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। तो 3 चौक 20, 120 प्लस 220 बटा आपके पास कितना रहा प्लस 110, सॉरी 110, है ना, 55 में 110 होता है, और 120 प्लस 110 बटा 5, तो यहां से आपके पास ये 330 रहा, 230 रहा सॉरी, और बटा कितना है 5, तो मेरे भाई 5 चौक 20, पीछे 30, 5 संग 30, 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यहां पे आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो 46 रहेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पे जब आप इनको जोड़ेंगे 230 रहा, 230 बटा 5 करेंगे, तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 46। ये इसलिए लिखा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ 46 आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, 3 किलो का भाव जो है वो 40 है, 2 किलो का भाव चीनी का वो 55 है, तो 3 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 55, 120 प्लस 110 बटा 5, 230 बटा 5 आपके पास 46 रहेगा। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 घंटे में कितना दूरी तय करता है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में कितना दूरी तय करता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है लाडले, चाल गुणा समय। ये पहला ध्यान रखना, ये ओनली 3rd शिफ्ट के क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहा हूं, इसके बाद 4th शिफ्ट के। यस, तो चाल गुणा समय, ठीक है, बोलो यस सर। यानी दोस्तों यहां से आपके पास 5 गुणा 4.5, तो 5 चौक 20 और उसका आधा, तो ये 22.5 होगा। अगर आप देखें 55 25 का 5 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 चौक 20 और 2 22.5, ये इतना दूरी आपका रहेगा 22.5 किलोमीटर का। बोलो यस सर, कर लेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमें सिलेक्शन से नहीं रोक सकती है। यस सर। अगला देखिए, एक व्यक्ति जिसकी आय 20,800 है, यदि आय में 10% का इंक्रीज हुआ है सर, तो नई आय क्या थी, तो 20,800 गुणा 110 बटा 100, मेरे प्यारे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यस सर। अब आपने कहा 1 जीरो, यहां से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 11 8 88, ये लीजिए, और 11 दूना 22, सर ये रहेगा 22,880, 22,880। अगर 20,800 जो है, 20,800 में आप 10% का वृद्धि करते हैं दोस्तों, तो वो आपके पास 22,880, ये नया वेतन होगा। क्या होगा लाडले, नया वेतन। बोलो यस सर। अगला समांतर भुजा वाला सवाल, ध्यान रखना, ये सवाल आता ही आता है, आ रहा है कंटिन्यूअसली। अब इसमें क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूं, देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या था वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि 2 समांतर भुजाएं हैं सर, इसको एक तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काट रही है सर, ये लीजिए काट रही है। एक अंतःकोण यहां पे दे रखा 65 डिग्री,
और ये वाला एंगल आपसे पूछा गया था, है ना मेरे भाई। एक कोण दे रखा था सर 65 है, ये आपके पास 65 डिग्री है, तो दूसरा आपसे पूछा था, यानी ये वाला एंगल पूछा है सर, ये वाला एंगल। तो सर जी ये एक रेखिक कोण युग्म वाला नियम लगेगा, 180 डिग्री इन दोनों का योग होना चाहिए। अगर आप यहां पे कहें 65 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कितना होना चाहिए 180, तो लाडले क्वेश्चन मार्क बराबर 180 माइनस 65, ये 115 डिग्री रहेगा। ये सवाल मेरे प्यारे भाई थर्ड शिफ्ट में आया है और इसका आंसर 115 था। बोलो यस सर, कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथी शिफ्ट का। देखिए रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, आराम से आप कर लोगे। रीजनिंग में मेरे प्यारे भाई यही क्वेश्चन जो क्रम परीक्षण के हैं वही घूम फिर के आ रहे हैं, चाहे बाएं से स्थान पूछ रहा है चाहे दाएं से, बाकी कुछ क्वेश्चन भी टफ नहीं है, ठीक है, आराम से आप कर लोगे। ए और बी की आय का जो आयु है उनका रेशियो आपको दे रखा है 4:7। यहां पे ए जो है ना उसका कितना है आयु 28 है, तो दोस्तों यहां पे 4 बराबर है 28, तो 1 बराबर कितना रहा सर 7। बोलो यस सर। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई बी का आयु बताइए, बी का आयु क्या पूछा दोस्तों, बी का आयु पूछा, तो बी का आयु 7 है सर, तो 7 गुणा 7, सातों साथी कितना रहा सर गुण 50। मेरे भाई क्या रहा गुण 50, क्या रहा गुण 50। ध्यान रखना ए और बी का आयु का रेशियो 4:7 है, 4 बराबर है 28 के, 1 बराबर हुआ 7 के, तो 7 गुणा 7 कितना रहेगा सर गुण 50 रहेगा। कितना रहेगा लाडले गुण 50। बोलो यस सर। अब क्वेश्चन कहता है इनका औसत बताइए सर, क्या बताना मेरे भाई औसत। तो देखिए दोस्तों 7 + 13 + 16 बटा कितना है सर 3, ये 20 और 16 36 डिवाइड बाय 3, ये कितना रहेगा सर 12। यस सर। अगला ध्यान रखिएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज का एक बहुत बेहतरीन सवाल के चतुर्भुज की 4 भुजाएं इस प्रकार से हैं x+2 2x - 1 है ना, कि सर ये x+2 है, ये 2x - 1 है, ये x+5 है, ये आपके पास 3x - 3 है। इनकी चारों भुजाओं का परिमाप जो है वो आपके पास दे रखा था 129। अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, यानी दोस्तों यहां पे a + b + c + d वो 129 है। बोलो यस सर। तो दोस्तों यहां पे आपके पास क्या रहा x+2, फिर 2x - 1, फिर x+5 और प्लस 3x - 3 बराबर 129। बोलो यस सर। बराबर कितना 129। तो दोस्तों यहां से आपके पास क्या रहेगा, देखो x 2x x और 3x, इनको अगर हम जोड़ें x 2x x और 3x, 3 2 5 और 2 7x रहा, ठीक है सर। फिर उसके बाद 2 में से 1 घटाया 1 + 5 6, 6 में से हमने 3 घटाया सर माइनस का 3 रहा, ठीक है, 6 में से 3 घटाया तो प्लस का 3 रहा, सॉरी, और बराबर 129 है। तो सर यहाँ पे 7x बराबर 129 माइनस 3 करा सर 126 रहा, तो x बराबर 126 बटा 7, 18 7 126 होता है। x का मान क्या रहा 18। देखिए ये एक क्वेश्चन लगा मेरे को अभी तक जो शिफ्ट हुई उसमें थोड़ा सा अच्छा सवाल था, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव है सर, है, बाकी ये भी सवाल इजी ही है, आराम से कर लोगे। ध्यान रखना x+2 और प्लस 2x - 1 प्लस x+5 और प्लस 3x - 3, इनका योग 129 के बराबर है। यहां से क्वेश्चन बना, बहुत आराम से आप कर लेंगे सर। देखिए x बराबर 2, y बराबर -3, अभी x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, यानी 2 गुणा x कितना है सर 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कितना रहा 9, सर 9 और 4 13 दूनी 26। सर जी यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मेरे भाई कितना रहा 26 रहा। बोलो यस सर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 1000 गुणा 10, 10,000 गुणा 2 20,000, 20,000 - 200, ये आपके पास 19,800 रहेगा। कितना रहेगा लाडले 19,800। अगर 20,000 में से 200 घटाएंगे ना तो मेरे भाई क्या रहेगा 19,800। बोलो यस सर। अगला देखिए 50 से 60 होने पर कितना % का वृद्धि हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि कितना है लाडले। तो अगर कोई चीज 50 से 60 हो रही है 10 बढ़ रही है, किसमें बढ़ा 50 में,
गुणा 100 से। बोलो यस सर। ध्यान रखना ये चौथी शिफ्ट का है। यस, 0 0 कट गया, 100 में 5 का भाग देंगे, आपके पास कितना रहेगा? 20%। बोलो यस सर। अगेन आपके पास चौथी शिफ्ट का ध्यान रखिएगा, बार बार लिख देता हूं, गड़बड़ नहीं कर दो कहीं पर तुम। तो 5 और 6 का एल्शियम, 5 एंड 6 का एल्शियम, मेरे भाई 5 और 6 का एल्शियम कितना रहा? 30 रहा। बोलो यस सर। अगला आपके पास सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है। ध्यान रखना बहुभुज का बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण, वो आपके पास फॉर्मूला याद रखिएगा 360 बटा एन, और वो किसके बराबर है? 60 के। तो बराबर एन बराबर 360 बटा 60 बराबर 6 डिग्री। 6 यानी मेरे भाई षटभुज वो भुज होता है, षटभुज वह बहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपके पास 60 डिग्री होगा। आपको मालूम है एक षटभुज जो होता है ना, उसका प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? 120 डिग्री। ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। तो जब अगर आप बाह्य कोण की बात करेंगे ना, तो सर ये वाला सीधा सा है, ये अगर 120 है तो ये 60 रहेगा। तो देखिए षटभुज वह बहुभुज होता है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 120 और प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो आपके पास 60 डिग्री होता है। बाकी मेरे भाई बहुभुज के जो है फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, आगे आने वाली परीक्षाएं जिसकी भी है उसमें काम आने वाला है। देखिए सर यहाँ पे 17 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 33 है सर। तो यहां पे आप क्या देखेंगे सर? 6 में 2 का भाग देंगे, 3 रहा, माइनस 6 और प्लस 17, ठीक है, और माइनस का 33 है सर। तो देखिए 17 और 6 आपके पास कितना रहा? 23, और मेरे भाई माइनस का 36 रहा। ये कितना रहा? माइनस का 36। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, 17 प्लस 6 कितना रहा? 23। 23 में से 3 घटाए फिर माइनस 33 कर दीजिए सर, 20 माइनस 33 कर दीजिए। अगर 20 में से 33 घटाएंगे माइनस का 13 रहेगा। तो इट इज ट्रिमेंडियस क्वेश्चन, सरलीकरण का क्वेश्चन था, आराम से आप करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती भैया। थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ करोगे तुम्हारे लिए नुकसानदायक रहेगा चीजें, ठीक है। बोलो यस सर। 3 दूनी 6, 6 में 2 का भाग दिया, आपके पास कितना रहेगा? 3, और माइनस 33 था अवेलेबल, तो यहाँ पे ये माइनस का 13 रहेगा आंसर। अगला देखिए 100 का 20% कमी, तो कमी कितना हुआ मेरे भाई? 100 में 20 कम किया तो प्रतिशत कमी। अब ये सवाल एक्चुअल में ये था, लैंग्वेज जैसा आपने दिया मेरे प्यारे भाई, टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया। क्वेश्चन ये है कि 20 में 20 कम किया, तो भैया परसेंटेज कमी दोस्तों, 20 किसमें कम किया? 100 में। गुणा किससे करेंगे? 100 में। लीजिए 20% कम हुआ। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था? अगर मान लो ये हो कि सर 100 की चीज 80 हो गई, तो बढ़िया सर ये भी 20% ही होगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन था क्या मेरे प्यारे भाई, उस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था उस पर डिपेंड करता है चीजें, ठीक है। यस सर। अगला देखिए दोस्तों, अंडर रूट 72, मेरे भाई 72 को 36 गुणा 2 लिख सकते हो, 36 6 का रूट 2। यस सर, ये चौथी शिफ्ट का है दोस्तों, 6 रूट 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अगेन चौथी शिफ्ट। 0.5 प्लस 0.25 माइनस 0.75 है दोस्त। मेरे भाई इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 0.75 रहेगा, और उसमें से 0.75 लेस करेंगे सर जी ये 0 रहेगा। बोलो यस सर। 5 संख्या का योगफल 35 है, तो औसत पूछा था, 5 संख्या का योगफल लाडले 35 है, औसत बताओ। तो औसत बराबर योग बटा संख्या, यानी दोस्तों यहां पे 35 बटा 5 कितना रहेगा सर? 7। अगला, एक काम को 20 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है सर। दोनों 5 दिन काम करें तो शेष काम कितना बचा? अगर दोनों 5 दिन काम किए हैं तो शेष काम कितना है, यह हमसे पूछा था। दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। 15 के 15 मैथ्स के क्वेश्चन लिख दिए दोस्तों इसमें, हाँ इस शिफ्ट में 15 के 15 मैथ्स के क्वेश्चन लिख दिए। हाँ इसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी डीटो क्वेश्चन लिखे हैं दोस्त।
तो 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिए 60। सर ये 5, ये 4। अगर मैं बोलूं a प्लस बी का एक दिन का काम एक दिन का काम कितना है लाडले? तो एक दिन का काम आपके पास 5 + 4 कितना रहा? 9। अगर इन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो 5 दिन का काम कितना रहा सर? 5 दिन का काम मेरे भाई 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45। बोलो यस सर। अगर इन्होंने दोनों ने मिलकर मेरे प्यारे भाई मैंने यहां पे गड़बड़ कर दिया ना, 20 में 60 20 के बाद 3 देंगे। ठीक है, 3 और 4 7, 7 आएगा सर। ये कितना आएगा सर? 7। अगर 20 का भाग 60 में देंगे ना मेरे भाई तो 3 आएगा। हाँ, ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। ये एक दिन का काम 7, 5 दिन का काम 35 है। तो दोस्तों शेष काम कितना है आपके पास? अगर ये काम कर लिया, 5 दिन में इन्होंने काम किया दोस्तों, 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन मेरे प्यारे भाई, ठीक है, काम किया था 35। अब शेष काम कितना रहेगा दोस्त? शेष काम जो रहा आपका वो रहा 25, क्योंकि 60 में से 35 घटाया सर, 35 घटाने पर 25 रहा। ये 25 और ये बटा कितना है आपके पास? 60। तो सर ये शेष काम कितना भाग बचा है? 5 के पाड़े से 5 बार, ये 12 बार गया। 5/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, इट इज ट्रेमेंडस क्वेश्चन। ये मेरे प्यारे भाई पेपर था, अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा। ये चौथी शिफ्ट हो गया कंप्लीट, ध्यान रखिएगा। और मैंने मेरे प्यारे भाई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आप थर्ड शिफ्ट को देखें चाहे आप चौथी शिफ्ट को देखें, यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है मेरे प्यारे भाई, रीजनिंग बहुत आसान आ रही है। रीजनिंग में मेरे प्यारे भाई क्रम परीक्षण के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, वो आप आराम से कर लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार। आराम से मिलाइए क्वेश्चन, आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, राधे राधे।